सो निफ्टी जो है 13% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हुआ है। आपको बता दूं कि 10% जब मार्केट में गिरावट आती है तो उसे करेक्शन बोलते हैं। 20% का गिरावट बियर मार्केट कहलाता है, 30% क्रैश कहलाता है एंड वहीं 50% तक रिसेशन कहलाने लगता है। एंड निफ्टी 13% का है उसमें गिरावट एंड अभी तक उसने 20% क्रॉस नहीं किया है। दैट मीन्स हम अभी करेक्शन वाले फेज में है, बेयर मार्केट में भी नहीं है। दूसरा, स्टॉक्स के प्राइसेस जो है मोस्टली 30% से ज़्यादा गिर चुके हैं, कुछ 40% से भी ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं, तो उसको हम क्रैश वाले में लेंगे कंटिन्यू। एंड इतिहास गवाह है निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए कि जब जब बड़ी क्रैश आई है उतना ही इन्वेस्टर्स ने रिटर्न्स गेन किया है। हाँ, ये न्यू कमर्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने कोविड का गिरावट देखा है, उनको पता है कि ये किस तरीके से हैंडल करना है। एंड दूसरा, उनको और भी पता है जिसने 2008 का भी मार्केट करेक्शन देखा है, मार्केट क्रैश देखा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर एंड जेन्युइन इन्वेस्टर। आपको पता है कि 99% लोगों के फंड स्टक हो चुके हैं, 1% ही है, यानी कि 100 में से एक ही बंदा है जिसके पास फंड बचा है जो एडिंग एक्यूमुलेटिंग कर सकता है या फिर जो और इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकता है। इन 99% लोगों के पास फंड बचा नहीं है इन्वेस्ट करने को। तो क्या ऐसे में जो वीडियोस लगातार आपको देखने को मिल रही है जिससे कि आप पैनिक हो रहे हैं कि भाग जाओ, निकल जाओ, बेच दो, सब डूब गया, सब खत्म हो गया, क्या सच में ऐसा है जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो? एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्या यही सॉल्यूशन है कि सब कुछ बेच दो, सब डूब गया, आप भाग जाओ? एंड आपको बता दूं कि इन्हीं सब चीजों की वजह से 53,000 डीमेट अकाउंट्स बंद भी हो चुके हैं जो न्यू कमर्स थे, क्योंकि न्यू कमर्स के लिए मार्केट नहीं है। मार्केट उनके लिए है जो एक्चुअल में जेन्युइन इन्वेस्टर है, जो पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करने का तरीका जानते हैं, मार्केट की गिरावट में हैंडल करना जानते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचकर मार्केट में आते हैं कि सिर्फ हाथ डाला एंड मुट्ठी भर के पैसा निकाल लिया, स्टॉक मार्केट तो ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये इतना ही होता इजी, सिर्फ पैसा निकालना कि इन्वेस्ट किया एंड पैसा मिल गया, जैसा कि आप लोग इस टाइम सोच रहे हैं एकदम पैनिक करके, तो आपको बता दूं कि सिर्फ 3% लोग मार्केट में इन्वेस्टर नहीं होते, इससे कहीं ज्यादा होता। हर कोई अपना पैसा लगाता एंड हर कोई आज जो है मिलीनियर बिलीनियर बन के बैठा होता। मार्केट उतार चढ़ाव सब कुछ फेस करने के बाद ही आपको जो है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाता है। अब चलिए मैं आपको जो है अच्छे तरीके से मार्केट के बारे में भी समझाती हूँ एंड इसके साथ ही मैं आज बात करने वाली हूँ टाटा स्टील के बारे में, इसके गिरावट का रीजन, इसके हम फेयर वैल्यूएशंस की बात करेंगे कई सारे कैलकुलेशंस के साथ, जिससे कि आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि क्या करना है। डिसीजन मेकिंग ये वीडियो आपके लिए रहेगी। एंड हाँ, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, जेन्युइन इन्वेस्टर बनिए। बस सुनकर कहीं भी भागने एंड बेचने एंड सिर्फ लॉस पड़ रहा है, इसे पैनिक ना करें। चीजों को जितना समझेंगे, मार्केट को जितना समझेंगे, स्टॉक के बारे में जितनी रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसके लिए आगे क्या करना है। अब ये कितना बेनिफिशियल है अगर इसकी बात करें, तो मैं थोड़ा सा मार्केट पर जाना चाहूंगी एंड आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो कंसर्न चल रहे हैं मार्केट को लेकर, ये कब तक बेटर हो सकते हैं। अब देखिए, निफ्टी 10 सालों के अपने एवरेज वैल्यूएशन से, अब देखिए मार्केट में जो गिरावट है इन्हीं रीजन से तो है कि एफआई सेल कर रहे हैं लगातार। एफआई क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि अपने मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा दिख रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनफैक्ट अपना पूरा मार्केट हाई वैल्यूएटेड नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई एफआई सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। वैल्यूएशन की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। Q3 अर्निंग्स वीक आ रही है, उस वजह से ग्लोबल कंसर्न चल रहे हैं, टेरिफ की वजह से, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन कुल मिलाकर प्रेशर क्यों है? जब सेलिंग बढ़ता है यानी कि एफआईज लगातार बेच रहे हैं, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि जितना एफआईएस बेच रहे होता है डीआईएस भी तो खरीद रहे हैं। डीआईएस क्यों खरीद रहे हैं? कुछ तो दिख रहा है। हम तो लाखों में इन्वेस्ट करते हैं, वो तो करोड़ों में, 4,000 5,000 करोड़ की उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जितना एफआईएस बेच रहे होता है डीआईएस खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं जब अपने मार्केट का फ्यूचर ही नहीं है? इस बात पे जरा ध्यान दीजिए। खैर, ये तो था। अब वैल्यूएशन की बात हो रही है तो बता दूं कि निफ्टी अपने पिछले 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन से भी 5% नीचे ट्रेड कर रही है। अपना मार्केट वैल्यूएशन में आया है कि नहीं, ये समझकर जरूर बताइए। दूसरा, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रेट कम कर दिया, ऐसे ही नहीं किया है। जब अपना मार्केट पूरी तरीके से प्रॉपर पुअर ही रहता तो वो ऐसा नहीं करते। दूसरा, आरबीआई ने जो है 5 सालों में पहली बार रेपो रेट्स में कटौती की। क्यों किया, इस पर भी जरा सोचिए। क्योंकि ओवरऑल जो है ये वैल्यूएशन वाइज हमें सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए डिसीजन मेकिंग रहेंगी एंड इधर उधर की जो वीडियो देखकर आप डूब गया, फंस गया, बेच दो, भाग दो से पैनिक कर रहे हो ना, वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। सो फिलहाल हम टाटा स्टील के बारे में बात करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7 एंड ये है पोर्टफोलियो 247 जो कि हमारा दूसरा चैनल है।
सो इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिखाइए, ताकि यहाँ पर भी आपको बेहतर से बेहतर एनालिसिस एंड बेहतर रिपोर्ट्स दी जा सके। अब देखिए, टाटा स्टील में गिरावट के मैं पहले तो कुछ रीजंस के बारे में बात करती हूँ, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई एंड किस तरीके से चल रही हैं। मैं आपको कुछ बेनिफिट्स भी बताऊंगी कि जो गिरावट है इससे बेनिफिट्स कैसे लिया जा सकता है, एंड इसके साथ ही जिस रीजन से ये गिरा है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है टाटा स्टील के लिए, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अगर रीजंस की बात करूं तो आपको बता दूं कि ये मार्च 2024 से ही स्टार्ट हो चुका था, जब उसका फाइनेंशियल ईयर 2024 की एंडिंग हो रही थी। तो वहीं से इससे जो है स्टार्ट हो चुका था इसकी गिरावट का रीजन। वो क्या था? ऑपरेशनल चैलेंजेस इन यूके। टाटा स्टील के यूके ऑपरेशन में मार्च 24 में 1.12 बिलियन पाउंड का लॉस हुआ था। ये नुकसान पोर्ट टैलबोट में ब्लास्ट फर्नेस और कोक ओवन से जुड़े रिस्ट्रक्चरिंग और नुकसान के कारण भी था, जिससे कि बड़ी संख्या में नौकरियां चली गई एंड रेवेन्यू में बड़ा लॉस हुआ। ध्यान दीजिए कि वहीं से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। सेकेंड रीजन था एनालिस्ट डाउनग्रेड्स। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने इंडियन और यूरोपियन दोनों मार्केट में स्टील स्प्रेड में गिरावट का हवाला देते हुए रिड्यूस से सेल में डाउनग्रेड कर दिया, जिससे कि उसके बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ गई। इसके बाद तीसरा मेन रीजन रहा Q3 अर्निंग्स के बारे में सभी बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से, लेकिन आपको बता दूं कि एक्चुअल में टाटा स्टील में जो Q3 अर्निंग्स का असर पड़ा वो सेल की वजह से पड़ा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से, क्योंकि सेल का Q3 अर्निंग जो है वीक आया, उसने प्रॉफिट में डिक्लाइन किया। लेकिन उसने प्रॉफिट में डिक्लाइन क्यों किया, इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि सस्ते इंपोर्ट की वजह से इंपोर्ट सस्ता हो चुका था, जिससे कि डोमेस्टिक डिमांड कमजोर रहे, जिससे स्टील प्राइसेस ड्रॉप हुए, जिसका असर जो आपको बता दूं कि सिर्फ सेल पर ही नहीं, टाटा स्टील जैसे और भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ा और उनके प्रॉफिट पर भी इसका असर पड़ा, जिस वजह से टाटा स्टील के भी Q3 अर्निंग्स में डिक्लाइन देखने को मिला। यानी कि ये सारे जो है डिपेंड कहाँ कर रहे थे? सेल पर। ये सारी चीजें पिछले टाइम से मार्च 2024 से चली रही थी, तब तक रिसेंटली आ गया टैरिफ वाला कंसर्न कि स्टील एल्यूमिनियम पर ट्रंप ने जो है 25% एंड 10% से जो है उसको बढ़ाकर 25% कर दिया है जो टैरिफ था। इस वजह से एक अलग ही हड़कंप मच गया, जिससे कि ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी बिकॉज ऑफ टैरिफ ये चीजें चलने लगी। अब इसे देखिए, मेटल सेक्टर में एक अलग ही जो है हलचल मच गई एंड उससे प्राइसेस लगातार ड्रॉप होने लगे। सो फॉलिंग के ये कुछ मेन रीजंस रहे हैं टाटा स्टील के। अब यहाँ पर देखिए, सभी तो ये तो बात कर रहे हैं कि इस वजह से गिर रहा है, ठीक है, लेकिन जो टैरिफ की वजह से सब कंसर्न दिखा रहे हैं, वहां पर बता दूं कि टाटा स्टील जैसी कंपनीज को इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। फॉरेन स्टील मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब उस वजह से आपको बता दूं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है हमारे इंडिया में, उनकी डिमांड्स बढ़ जाएगी एंड ऐसे में टाटा स्टील जैसी कंपनीज अपना प्रोडक्शंस बढ़ा सकती हैं, जिससे कि इनके सेल्स बढ़ सकते हैं एंड इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी अच्छा असर आगे देखने को मिलेगा। यानी कि ये उस डिमांड को पूरा कर सकती हैं। तो ये आने वाले टाइम में इनके लिए बेनिफिशियल भी है। इसीलिए कहा था कि जरा सोचिए, समझिए, प्रॉपर एनालिसिस करिए, तब जाके आपको समझ आएगा कि किसी भी स्टॉक के लिए क्या डिसीजन लेना बेहतर होता है। गिरावट कंसर्न है या फिर अपॉर्चुनिटी, या आपको रिसर्च करने के बाद ही पता चलता है। अब ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इसके लिए मैंने कुछ कैलकुलेशंस निकाले एंड कुछ मॉडल बेसिस पर मैंने इसका फेयर वैल्यूएशन निकाला। अब चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए इस पॉइंट को कि टाटा स्टील इस टाइम 30% के करेक्शन में है। टाटा स्टील ही नहीं, इनफैक्ट टाटा ग्रुप के मोस्टली स्टॉक्स 30% 40% से ज्यादा के करेक्शन में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील पर। हाँ, याद दिला दूं कि अगर टाटा ग्रुप पर जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी पूरी एनालिसिस आपको चाहिए, उसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, ताकि मैं उस पर प्रॉपर डिटेल्स आपको दे सकूं, ताकि वो वीडियो भी आपके लिए डिसीजन मेकिंग रहे एंड हेल्पफुल रहे। देखिए, पहले तो 2023 में एक एनालिसिस डीसीएफ मॉडल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी टाटा स्टील का हाई प्राइस था ना, उससे 40% डाउन को फेयर वैल्यूएशन बताया गया था। ध्यान से सुनिए, टाटा स्टील इस टाइम 30% के करेक्शन में है एंड उसके ऑल टाइम हाई से 40% का करेक्शन जो प्राइस आता उसको बताया गया था कि वो उसको फेयर वैल्यूएशन होता। ठीक वैसे ही 14 जुलाई 2024 में सेम डीसीएफ मॉडल के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यूएशन बताया गया कि उसके ऑल टाइम हाई से 33% का करेक्शन उसका फेयर वैल्यूएशन होगा। अभी कहाँ है? 30% के करेक्शन में। ठीक वैसे ही फरवरी 2024 में भी सेम एनालिसिस डीसीएफ मॉडल के अकॉर्डिंग निकाला गया, इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि इसके ऑल टाइम हाई से 23% का करेक्शन जो है इसका फेयर वैल्यूएशन होगा। यानी कि 23% डाउन से ही इसका फेयर वैल्यूएशन स्टार्ट हो गया था एंड अभी 30% के करेक्शन में है एंड मैक्सिमम कितना बताया गया? 33% से 40% का करेक्शन इसका फेयर वैल्यूएशन बताया गया है। ये उसके आसपास ही तो ट्रेड कर रही है। 30% ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है,
तो अभी ये वीडियो डिसीजन मेकिंग है कि नहीं, कमेंट करके आप बताइए, ये जरूर बताकर कि 30% का करेक्शन कितना अपॉर्चुनिटी देता है टाटा स्टील। रही बात शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में तो हमेशा मार्केट वॉलेटाइल रहता है, चाहे वो बुल रन ही क्यों ना हो। फायदा हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।